फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिटर्न्स अंडर जीएसटी। जनरली बच्चे रिटर्न्स अंडर जीएसटी को इग्नोर कर देते हैं, बट इस बार सीए फाइनल में रिटर्न्स अंडर जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, जैसे जीएसटीआर 1A और फिर कुछ कुछ डेट्स भी बदल गई है। तो रिटर्न्स अंडर जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल्दो एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, पर अगर आपको एक थ्योरी क्वेश्चन मिल गया 5 मार्क्स का तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो चलो यार शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट से बिना सोचे समझे फटाफट से उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो सर, रिटर्न्स सबसे आखिरी चैप्टर हमारे जीएसटी का, और यही सबको सबसे ज्यादा कष्ट देता है, बट ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। चल आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल, अब सबसे पहले इसमें कुछ कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहली ओइडार, ये तो आप बच्चे बच्चे को मालूम है। ओइडार का मतलब अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वो सारी एक्टिविटीज जो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आपके पास पहुंचाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं ओइडार। अच्छा, यहाँ पे विदाउट आईटी इट इज इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होना बहुत बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट, क्लाउड सर्विसेज, अमेजॉन का काफी बड़ा नाम है। ई बुक, किंडल, मूवी, जैसे आप देखते हो ना अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। फिर डेटा इंफॉर्मेशन जैसे शादी.com हो गया। फिर डिजिटल कंटेंट, डिजिटल डेटा स्टोरेज, ऑनलाइन गेमिंग, ये सारी चीजें ओइडार के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जैसे विंजो गेम हो गया, ड्रीम 11 हो गया, ये सब ओइडार के अंदर आ जाएगा। क्वार्टर मतलब सर क्वार्टर, अरे नालायक, क्वार्टर मतलब जीएसटी में क्वार्टर का मतलब होता है लास्ट डे ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। मतलब टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आगे आ जाओ। सबसे पहला रिटर्न है राजा जीएसटीआर 1। अब देखो, रिटर्न पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। रिटर्न का चैप्टर है तो बहुत इजी, बट चलो सबसे पहले राजा एक रिटर्न होता है जिसका नाम है जीएसटीआर 1। ये जीएसटीआर 1 में सिर्फ आप ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करते हो। आप सबने ऑफिस में काम करा होगा। जीएसटीआर 1 को ऑफिशियली रिटर्न भी नहीं कहना चाहिए और लॉ मेकर भी इसको रिटर्न नहीं कहता है। जीएसटीआर 1 इज अ स्टेटमेंट। अब इसमें आप ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करोगे, और ये कौन फाइल करेगा? ऑल द पर्सन विल फाइल इंक्लूडिंग सीटीपी। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको भी जीएसटीआर 1 फाइल करना है, बट आईएनसीएसटी को छोड़ के। आईएनसीएसटी बोले तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एनआरटीपी, कंपोजिशन, टीडीएस, सीसीएस और ओइडार वाले, इन सबको छोड़ के। अब सर क्या डेट है? तो अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो 11 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, जैसे अप्रैल का महीना है तो 11 मई, मई का महीना है तो 11 जून। और अगर आप क्यूआरएमपी हो, क्यूआरएमपी क्या है बताऊंगा। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। अभी बस ऐसा ध्यान रखो कि रिटर्न क्वार्टरली जाएगा, पेमेंट मंथली जाएगा। ये क्यूआरएमपी में 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। डन। 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ का मतलब ये हुआ कि सर अगर हम बात करें अप्रैल, मई, जून की, तो क्वार्टरली रिटर्न जाएगा। क्वार्टरली रिटर्न मतलब 13 जुलाई को। ठीक है, तो बस ये इतना सा बात इसमें क्यूआरएमपी में ध्यान रखना। अब आगे आ जाओ। सर नील जीएसटीआर 1 भी भरना है क्या? 100% आपको नील जीएसटीआर 1 भी भरना है। अच्छा, नील जीएसटीआर 1 में एसएमएस फैसिलिटी भी अवेलेबल। अब डिटेल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। अब समझो ध्यान से, जो रजिस्टर्ड है ना, जो B2B ट्रांजैक्शन है, वहां पे तो आपको वैल्यू ही नहीं देखनी। B2B ट्रांजैक्शन तो आपको सब इनवॉइस वाइज बताने पड़ेंगे, क्योंकि आप जीएसटीआर 1 भरोगे तो सामने वाले को जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। अब सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, वो बेचारा आईटीसी तभी ले पाएगा जब आप जीएसटीआर 1 में ट्रांजैक्शन को शो करोगे। अगर आपने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया तो बेचारा फिर सामने वाला आईटीसी कैसे लेगा? डन। तो सर इंटरस्टेट हो, इंट्रास्टेट हो, B2B तो इनवॉइस वाइज दिखाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई करी है और 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा अनरजिस्टर्ड पर्सन इंटरस्टेट करी है, तो भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। फिर कहीं कहीं पे आप कंसोलिडेटेड डिटेल दोगे। कंसोलिडेटेड डिटेल मतलब यहाँ पे रेट वाइज डिटेल।
5% अलग बताओ, 12%, 18%, 28%, इसको बोलते हैं रेट वाइज डिटेल कि 5% में कितना माल बेच दिया, 12 में कितना बेच दिया। अब सर कंसोलिडेटेड का इंट्रा स्टेट सप्लाई करी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंट्रा स्टेट सप्लाई करी कंसोलिडेटेड डिटेल दो। इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जिनका इनवॉइस वैल्यू अप टू 1 लाख रुपए है, तो वहां पे भी आपको क्या देनी पड़ेगी राजा, कंसोलिडेटेड डिटेल देनी पड़ेगी। बस यहाँ पे ईच स्टेट के लिए देनी है और यहाँ पे ईच रेट ऑफ टैक्स के लिए देनी है। रेट ऑफ टैक्स मतलब 5, 12, 18, 28, बट यहाँ पे तो सर जो इनवॉइस वैल्यू अप टू 1 लाख है और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो फिर हम रेट वाइज बाइफर्केशन नहीं करेंगे, स्टेट वाइज करेंगे, एमपी में कितना, महाराष्ट्र में कितना, और डेबिट एंड क्रेडिट नोट जितना जितना इशू करा उसके हिसाब से आपको डिटेल देनी पड़ेगी। आया समझ में? पक्का। अब सुनो ध्यान से, देखो क्या है ना, देखो GSTR1 यहां तक हो गया, ये देखो ये भी मैं आपको सब बता दूंगा क्या है, ठीक है। आप तो ये डायग्राम से पूरा चैप्टर हो जाएगा, किसको फाइल करना है किसको नहीं करना है, फॉर्म GSTR1, फिर 13 तारीख 11 तारीख, ये वाली बात हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कहां कहां पे एक रजिस्टर्ड पर्सन को डिबार्ड कर देंगे फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल इन GSTR1, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन का GSTR1 ही बंद कर देंगे, उसको फाइल ही नहीं करने देंगे। और ये बाप रे, मतलब कुछ तो खतरनाक काम करा होगा ना रजिस्टर्ड पर्सन ने। तो सबसे पहले अगर बेचारे रजिस्टर्ड पर्सन ने प्रीसीडिंग मंथ में GSTR3B नहीं भरा तो आप फिर GSTR1 नहीं भर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मार्च का GSTR1 भरना है, अब मेरे को मार्च का GSTR1 जब भरना है तो उसकी तारीख आएगी 11 अप्रैल, तो अगर मैंने फरवरी का 1 और 3B भरा होगा तो ही जाके मैं मार्च का GSTR1 भर पाऊंगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर मैंने फरवरी का 3B भरा होगा तो ही जाके मेरा पोर्टल पे मार्च का ओपन होगा और फिर मैं मार्च का क्या भर पाऊंगा, GSTR1 भर पाऊंगा। ठीक है सर। अगर QRMP में स्कीम में हो तो भाई प्रीसीडिंग क्वार्टर का GSTR3B अगर आपने भर दिया तो आप करंट क्वार्टर में भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जिसको 88C का नोटिस आया, अब सर ये दो नोटिस है, एक 88C 88D, दोनों बच्चों जैसे नोटिस है। 88C का नोटिस क्या बोलता है राजा, आपने GSTR1 में सपोज करो आपने बोला कि GSTR1 के हिसाब से आपकी 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी बनती थी, आपको पेमेंट करना था। पेमेंट के टाइम पे आपने GSTR3B में 6 लाख का ही पेमेंट करा, तो 4 लाख का मिसमैच है। ये 4 लाख का मिसमैच का नोटिस आता है रूल 88C में। रूल 88C का नोटिस बहुत सिंपल है, GSTR1 और 3B की लाइबिलिटी अगर मिसमैच है रूल 88C का नोटिस आएगा। अगला होता है राजा रूल 88D। रूल 88D रूल 88C के बेस पे ही आया। अब ये रूल 88D क्या बोलता है, सपोज करो भाई मुझे मेरे 2B में जो ITC दिख रही है वो है 1 लाख, बट जब मैंने रिटर्न फाइल करा 3B तो उसमें मैंने ITC ले ली 1.5 लाख। रिटर्न फाइल करा ITC ज्यादा ले ली तो आपको नोटिस आएगा रूल 88D का, और आपने रूल 10A में बैंक अकाउंट की डिटेल्स वर्निश नहीं करी है तो आप डिबार्ड हो जाओगे GSTR1 को भरने से। डन डनाडन। सर ये IFF क्या होता है, 5 मिनट रुक जाना, QRMP के बाद बताऊंगा IFF फैसिलिटी क्या होती है। फिर ये मैंने आपको बता दिया, B2B तो बताना ही है सर। B2C सप्लाई है तो अगर 1 लाख से ज्यादा इनवॉइस है, इंटरस्टेट है तो इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करो, 1 लाख से कम है स्टेट वाइज अपलोड करो, इंट्रा स्टेट है तो रेट वाइज अपलोड कर दो। आया समझ में? बहुत बच्चों जैसा है। फिर सर अगर कुछ GSTR1 में गलती हो गई तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो वाया अमेंडमेंट टेबल, टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10। ठीक है, आगे सुनना ध्यान से। सर ये अमेंडमेंट्स कब तक कर सकते हैं, तो 30 डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल पर्टेन्स, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न नहीं, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। डन डनाडन। अब सुनो ध्यान से। सर क्या नील भी फाइल करना है? हाँ नील भी फाइल करना है। नील तब फाइल करोगे जब आपकी कोई भी आउटवर्ड लाइबिलिटी नहीं है, आउटवर्ड लाइबिलिटी 0। अगर कोई टैक्स इनवर्ड सप्लाई मुझे RCM में पे करना है तो मैं नील रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। सर नील रिटर्न को आप SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। आगे सर मैक्सिमम टाइम लिमिट GSTR1 भरने का क्या है, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है 3 इयर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सच डिटेल, और कमिश्नर साहब चाहे तो इस 3 साल को भी बढ़ा सकते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्या हुआ ना, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी।
अब जैसे ही जीएसटीआर 1 में गड़बड़ हो गई तो लोग क्या करते थे, उसको अमेंड करने के लिए टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10 यूज करते थे, और ये टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10 अगले पीरियड के लिए ओपन होता है। अगले पीरियड के लिए ओपन होता है का मतलब यह है कि सपोज करो मेरे से अप्रैल में कोई गलती हो गई, तो अब मैं अप्रैल में सही नहीं कर सकता, अब मुझे वेट करना पड़ेगा अगली बार जब मैं जीएसटीआर 1 भरूंगा। इतना किसी को याद रहता है कि भाई पिछली बार ये गलती हुई थी, तो इन्होंने बोला अपन एक काम करते हैं, एक नया रिटर्न लगाते हैं, क्योंकि क्लाइंट इंडस्ट्री परेशान थी। बोले यार ये क्या तरीका है, एक बार जीएसटीआर 1 चला जाता है उसके बाद तो उसको चेंज ही नहीं कर सकते, मतलब ये तो वाइफ ही जैसा हो गया कि एक बार शादी कर ली तो अब जी का जंजाल, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो सरकार ने बोला नहीं नहीं अपन इसको चेंज करेंगे। सरकार ने बोला हम आपके लिए एक नया रिटर्न लेके आए हैं, जीएसटीआर 1 है। अगर आपसे जीएसटीआर 1 में कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ आपसे अगर जीएसटीआर 1 में कोई ट्रांजैक्शन दिखाना भूल गए तो आप टेंशन मत लो, आप वो ट्रांजैक्शन जीएसटीआर 1A में दिखा देना। अब डाउट ये आया कि सर जीएसटीआर 1A की विंडो कब ओपन होगी, तो मेरे भाई एक बात बता, जीएसटीआर 1 कब भरते हैं अपन, 11 तारीख को। सपोज करो मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल का रिटर्न जाएगा मेरा 11 मई को, तो पहले तो जीएसटीआर 1 जाएगा, उसके बाद 1A की विंडो ओपन होगी, करेक्ट है। तो 1A की विंडो ओपन होगी 11 के बाद, बट 3B के पहले, 3B के पहले मतलब 20 मई के पहले पहले। तो 1A की विंडो ओपन हो जाएगी जैसे ही आपने जीएसटीआर 1 भरा, 1A की विंडो ओपन हो जाएगी, पर कब तक ओपन रहेगी, 3B तक ओपन रहेगी, क्योंकि अगर 3B चला गया तो फिर तो 1A की विंडो भी बंद हो जाएगी। आया समझ में। सर सपोज करो 3B 18 तारीख को हमने भर दिया, हाँ तो फिर आपकी 1A की विंडो 12 तारीख से 17 तारीख के बीच में ओपन रहेगी और फिर वो बंद हो जाएगी। आया समझ में। तो देखो ध्यान से, ये 1A क्या है सर, क्या 1A मैंडेटरी है? अरे मैंडेटरी थोड़ी, तो ऑप्शनल फैसिलिटी, अगर कोई गलती हो जाए तो आप 1A भर देना, सिंपल। सर क्या सामने वाले को आईटीसी 1A के बेस पे भी मिल सकता है? हाँ, तो आप सामने वाले को जो 2B में आईटीसी दिखेगा वो जीएसटीआर 1 के बेस पे तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में जीएसटीआर 1A के बेस पे भी वो आईटीसी ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनो ध्यान से, सर टैक्स पेयर ने 1 भरा और उसको एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ कि भाई हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो हमको 2-3 ट्रांजैक्शन ज्यादा दिखाने थे या तो 2-3 ट्रांजैक्शन कम दिखाने थे। रियलाइज तो हो गया गड़बड़ हो गई है, तो एक ऑप्शनल फॉर्म निकाला गया जीएसटीआर 1A। अब ये जो जीएसटीआर 1A है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी जीएसटीआर 1 में आपसे मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, तो जो गलती से आपसे मिस्टेक हो गया वो आप सुधार सकते हो जीएसटीआर 1A में। डन क्लास। सर ये तो हमको समझ में आया। अब देखो इसके 2-3 एग्जाम्पल है, काफी शानदार एग्जाम्पल है। एक और चीज सर, ये जीएसटीआर 1A खुलेगा कब, तो जीएसटीआर 1A खुलेगा आफ्टर जीएसटीआर 1 बट बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B। अब देखो, supplier issued 2 tax invoices, INV1 and INV2 in the month of January. Then he furnished the details of INV1 on 8th February in form GSTR1. ठीक है सर। However, he misses INV2. हो INV1 तो इसने भर दिया, पर ये INV2 भरना भूल गया and furnishes the details of the same in form GSTR1A on 15th February. ध्यान से समझना भाई, इसने जीएसटीआर 1 में INV1 ही दिखाया, अब जो INV2 है वो उसको दिखाना था। इस बेचारे ने INV2 कब दिखाया, जीएसटीआर 1A में दिखाया कब, 15 फैब को दिखाया। अब भाई 2B की लिमिटेशन होती है, 2B आपको 14 तारीख तक दिख जाता है, उसके बाद फिर अगले महीने में आपको 2B रिफ्लेक्ट होगा। तो भाई ये जो INV1 है ये चला जाएगा 2B में, और कब दिख जाएगा भाई, 14 फरवरी को दिख जाएगा सामने वाले को। बट सर ये तो बेचारा लेट चला गया ना, इसका मतलब है अगर 1A 12 तारीख को चला जाता, 13 को भी चला जाता तो 2B में दिख जाता, बट 1A अपना 15 तारीख को गया, तो 1A लेट गया। अब क्योंकि 1A लेट गया तो भाई अब 2B में तो दिखेगा, पर फरवरी महीने में नहीं दिखेगा, मार्च में दिखेगा, डेट इज 14 मार्च को दिखेगा। आया समझ में। फिर भाई 2 इनवॉइसेस हैं, INV3 INV4 इन द मंथ ऑफ जनवरी, और INV3 15 फरवरी को दिखाया इसने फॉर्म जीएसटीआर 1। अब बहुत बढ़िया, आपने जीएसटीआर 1 ही लेट भरा और INV4 तो और लेट भरा, तो भाई अब ये जो दोनों इनवॉइस है ना सामने वाले को दिखेंगे मार्च महीने के फरवरी महीने के जीएसटीआर 2B, डेट इज 14 मार्च। डन डन। सर जीएसटीआर 1A ऑप्शनल फैसिलिटी है, क्या जीएसटीआर 1A में गड़बड़ हो गई तो वापस से 1A फाइल कर सकते हैं? नालायकों, बस एक बार ही फैसिलिटी है, बार बार इसको फाइल नहीं कर सकते।
सर जो भी जीएसटीआर 1 में गड़बड़ हो गई, मिस्टेक हो गई, उसको अमेंड करने के लिए जीएसटीआर 1A है। सर जीएसटीआर 1A, अब अच्छा एक चीज याद रखना, जो 3B में लाइबिलिटी आएगी वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A दोनों के बेस पे लाइबिलिटी आएगी, किसमें? जीएसटीआर 3B में। ठीक है सर, रेसिपेंट को आईटीसी मिल जाएगा? हाँ भाई, रेसिपेंट को तो आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या जीएसटीआर 1A की कोई ड्यू डेट होती है? सर जीएसटीआर 1A की कोई ड्यू डेट नहीं होती है, बट जीएसटीआर 1A ओपन कब होता है? जैसे ही आपका जीएसटीआर 1 का जो ड्यू डेट है और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज लेटर, यहाँ पे अर्लियर का सवाल ही नहीं पैदा होता। सपोज करो तुमने जीएसटीआर 1 ही 15 तारीख को फाइल करा, तो भाई 1A तो बाद में ही ओपन होगा ना। एंड विल बी अवेलेबल टिल एक्चुअल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B, जब आपने 3B फाइल करा। सर नेट इंपैक्ट आ जाएगा जीएसटीआर 1A दोनों का इंपैक्ट आ जाएगा आपका जीएसटीआर 3B में। ठीक है सर, ये क्यूआरएमपी मैं बताऊंगा, क्यूआरएमपी अभी बस ये याद रखना, क्यूआरएमपी में जीएसटीआर 1 कैसा जाता है राजा? क्वार्टरली बेसिस पे जाता है। और जीएसटीआर 1A कब दिखेगा? आफ्टर द एक्चुअल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 विच एवर इज लेटर। और क्यूआरएमपी में जो तारीख होती है वो 13 तारीख होती है। ठीक है, और टिल द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। फिर ठीक है, ये मैं आपको समझा दूंगा, पर मोर और लेस क्यूआरएमपी ज्यादा कुछ टफ नहीं है। क्यूआरएमपी के बाद एक बार मैं आपको ये वापस से बता दूं। डन। सर ये तो हमको समझ में आ गया, जीएसटीआर 1 क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आया। जीएसटीआर 1 के बाद एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 38। ये जो सेक्शन नंबर 38 है ना, ये बड़ा ही टाइम पास सेक्शन है। सेक्शन नंबर 38 बोलता है कि सामने वाले ने जीएसटीआर 1 और 1A भरा और आपको आईटीसी दिखेगा। अब इस आईटीसी के हम 2 कॉलम कर देंगे, एक तो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी और एक अनरिस्ट्रिक्टेड आईटीसी। और पोर्टल की बात करूं तो पोर्टल में इसका नाम है एलिजिबल आईटीसी और इनएलिजिबल आईटीसी। सर ये 2 कॉलम कौन कौन से? एलिजिबल आईटीसी और इनएलिजिबल आईटीसी। राजा ये चाहें तो कुछ आईटीसी को इनएलिजिबल आईटीसी में पटक सकते हैं। सर ऐसे कौन कौन से आईटीसी इनएलिजिबल में पटक सकते हैं? बस यही बताया सेक्शन नंबर 38 में। सेक्शन नंबर 38 अभी पूरी तरह से नोटिफाइड नहीं हुआ है। जिस दिन नोटिफाइड हो गया, हो सकता है अभी जो केस चल रहा है ना, कोई वक्फ बोर्ड, क्या नाम बोले उसका, वैसा ही केस इस तक भी आ सकता है। ठीक है, तो समझो ध्यान से। सर इनवर्ट सप्लाई, जिसका आईटीसी एक तो मिलेगा और एक नहीं मिलेगा, ऐसे एलिजिबल इनएलिजिबल कर देंगे। कहां कहां इनएलिजिबल कर सकते हैं? सर अगर आपने उस रजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदा है जिसने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वहां इनएलिजिबल कर सकते हैं। सर उस रजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदा है जिसने पेमेंट ऑफ टैक्स में डिफॉल्ट करा है, अभी क्या पीरियड कितने टाइम से डिफॉल्ट करा है वैसा कुछ नोटिफाइड नहीं करा है। सर उस रजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदा है जिसका जो आउटपुट टैक्स पेबल है वो ज्यादा आ रहा है जीएसटीआर 1 में, बट जीएसटीआर 3B में भाई साहब ने कम पेमेंट करा है। सर क्रेडिट ज्यादा लेके रखा है, 2B में जो क्रेडिट दिख रहा है उससे ज्यादा लेके रखा हुआ है। फिर जिसने लाइबिलिटी डिस्चार्ज तो करी है बट ढंग से डिस्चार्ज नहीं करी है, डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग टैक्स लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल रूल 86B का वायलेशन करा है, एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। डन। उसके बाद सर 1 के बाद 2A और 2B। राजा अपने लिए 2B इंपॉर्टेंट है, 2A हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी बता देता हूं। 2A जो है वो रियल टाइम बेसिस पे क्यूमुलेटिवली अपडेट होता रहता है, तो ये टोटल बताता है। ठीक है, तो 2A क्यूमुलेटिव बेसिस पे अपडेट होता रहता है। एनआरटीपी की डिटेल जीएसटीआर 5 में आएगी, आईएसडी की डिटेल जीएसटीआर 6 में, टीडीएस डिडक्टर जीएसटीआर 7, टीसीएस कलेक्टर जीएसटीआर 8। अच्छा 2B, सर 2B स्टैटिक स्टेटमेंट है, हर महीने का अलग अलग, बट 2A कौन सा स्टेटमेंट है? डायनामिक स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। 2B इज अवेलेबल वंस अ मंथ। फिर सर यहाँ पे डिटेल आएगी 1, 5 और 6, ये बिटवीन कट ऑफ डेट, ये कुछ इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। सर 2B में क्या क्या आएगा? जो सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में भरा, जीएसटीआर 1A में भरा, वो आपको 2B में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, फिर नॉन रेसिडेंट वाला जीएसटीआर 5 में भरेगा, आपको वो भी रिफ्लेक्ट होगा। आईएसडी जीएसटीआर 6 में भरेगा, और क्यूआरएमपी जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एज द केस मे बी। सर जीएसटीआर 1A में भी जो अमेंडमेंट करा वो भी 2B में दिखेगा। हाँ राजा, और जो आईजीएसटी है ऑन इंपोर्ट और गुड्स फ्रॉम एसईजेड, वो भी आपको किस में दिखेगा? 2B में दिखेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार 2B में दिखेगा कब? तो जैसे जुलाई का महीना है तो 2B में 14 अगस्त को रिफ्लेक्ट होगा।
अगस्त का महीना है 14 सितंबर को रिफ्लेक्ट होगा, सितंबर का महीना है 14 अक्टूबर को रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और सर व्हाट अबाउट क्यूआरएमपी, तो क्यूआरएमपी का तो क्वार्टरली चलता है, तो इफ अ सप्लायर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी फाइल्स एन इनवॉइस ऑन 15 जुलाई ऑन 13th अगस्त इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन 2B ऑफ जुलाई ऑन 14th अगस्त। तो क्यूआरएमपी भले क्वार्टरली चलता हो बट ये 2B में तो आपको दिख जाएगा किधर, जैसे वो आईएफएफ फैसिलिटी है क्यूआरएमपी में, मैं वो आपको बताऊंगा कि क्यूआरएमपी में कैसे क्या होता है। जब पहले आईएफएफ समझ में आएगा तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यूआरएमपी का क्या लफड़ा है, ठीक है सर। ये भी हो गया। अब मुझे जो आपको बताना है ना वो एक तो 3B बताना है और एक बताना है मुझे आपको क्यूआरएमपी। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया जीएसटीआर 1 है, हाँ ये रेक्टिफिकेशन हो गया, सेक्शन 38 हो गया। ये भी सुन लो फटाफट से, रूल 88C और 88D 5 मिनट का। ये रूल 88C बोलता है भाई जीएसटीआर 1 की लाइबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 3B, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो पे कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या उसका आप रिप्लाई फर्निश कर दो कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है विद इन 7 डेज, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे कम्युनिकेशन आ जाएगा। अगर आपने पे नहीं करा तो सेक्शन 73, 74 के हिसाब से आपका अमाउंट रिकवर कर लिया जाएगा, और आगे वाले बच्चों के लिए 74A, मई वालों के लिए 73, 74, नवंबर सितंबर वालों के लिए 74A, और रिकवरी प्रोसीडिंग हमारा सेक्शन नंबर 79 के हिसाब से शुरू हो जाएगी। सर आपका वो जीएसटीआर 1 बैड हो जाएगा, नहीं भर सकते, तो मैंने बताया रूल 88C जैसा ही है रूल 88D। रूल 88D बोलता है कि भाई जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी दिख रहा है आपने जो 3B में लिया है वो ज्यादा लिया है, तो आप एक काम करो, जो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ आईटीसी है वो पे करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या रिप्लाई फर्निश कर दो वापस से विद इन द 7 डेज, और एज इट इज सेम प्रोसीजर है जैसा हमारा रूल 88C का है, ठीक है। अब एक और रिटर्न सीख लो जीएसटीआर 3B। देख बेटा जीएसटीआर 1 में सारे रिटर्न दिखा दिए, अब इन रिटर्न का जो पेमेंट करना रहता है ना वो आपको 3B में करना रहता है। अब 3B में पेमेंट होगा, 3B समरी रिटर्न है, यही मेन रिटर्न है क्योंकि इसमें आपको पेमेंट करना है वो सब ट्रांजैक्शन का जो आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया। तो 3B जनरली आपको एक तो जीएसटीआर 1 जो आपकी लाइबिलिटी आउटपुट लाइबिलिटी, और लेस जो आईटीसी आपको लेना है जो कहां दिख रहा है जीएसटीआर 2B में। तो 3B एक मिक्सचर हो गया सबका रिटर्न का। अब ये भी सबको फाइल करना है इंक्लूडिंग सीटीपी, आईएनसी, एससी को हटा दो। सर डेट तो मंथली में 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अब क्यूआरएमपी में 22 और 24 ये बताऊंगा ये क्या है, 22 और 24। 22 फॉर अदर स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 24 तारीख दी गई है। क्या नील भी फाइल करना है? हाँ भाई नील भी फाइल करना है, और एसएमएस फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। क्या सर यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन है? हाँ भाई यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन है। 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अच्छा 3B गलत हो गया तो अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जैसे 1 का 1A है, 3B का ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ऐसा कुछ आएगा। अच्छा आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो अगर स्क्रूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन का केस है, तो भाई अगर स्क्रूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन का केस है तो जो पुराना रिटर्न फाइल हो गया अब उसको आप वापस से रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। अच्छा सामने वाले को आईटीसी भी नहीं मिलेगा क्योंकि भाई आपका फ्रॉड का केस था, तो सामने वाले को आईटीसी भी नहीं मिलेगा। डन। अब सर क्यूआरएमपी की बहुत इंपॉर्टेंट, वही मुझे बतानी है। बच्चा बेचारा डरता रहता है और इस डर को तो भगाना है। बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से, बच्चों जैसी स्कीम है, मैं आपको बोल रहा हूं ना, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, नाम से समझ में आ रहा है। रिटर्न क्वार्टरली जाएगा, पेमेंट मंथली जाएगा। रिटर्न कौन सा? जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 ऑन क्वार्टरली बेसिस, बट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन मंथली बेसिस। इसको आप एक काम कर दो, जीएसटीआर 1 कर दो। तो रिटर्न हमारा क्वार्टरली बेसिस पे जाएगा, पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाएगा किसमें? मंथली बेसिस। कौन एलिजिबल है? हर जना क्यूआरएमपी नहीं ले सकता, सिर्फ वही क्यूआरएमपी ले सकता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लिमिटेड टू 5 CR। मतलब अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक है तो आप क्यूआरएमपी ले सकते हो। सर कब तक ले सकते हो? उस क्वार्टर तक ले सकते हो जब तक आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस नहीं कर जाता। आप समझना ध्यान से। सपोज कर राजा मेरा टर्नओवर अप्रैल में जून में 3 करोड़ है, जुलाई अगस्त सितंबर में 3 करोड़,
अब क्या मैं कंपोजिशन जैसे विड्रॉ, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इधर भी आपकी क्यूआरएमपी चलेगी और इस क्वार्टर में भी क्यूआरएमपी चलेगी, क्योंकि इस क्वार्टर में 5 करोड़ क्रॉस हुआ, अगली बार से बाहर हो जाना। गेटिंग इट? तो यहाँ पे दोनों जगह चलाओ, अगली बार से आप क्यूआरएमपी से बाहर हो जाओगे, फिर आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओ। सर जो आपका लास्ट रिटर्न है, जो ड्यू रिटर्न है, वो फाइल हो जाना चाहिए बिफोर क्यूआरएमपी। मतलब अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम ले रहे हो तो जितने भी आपके पेंडिंग रिटर्न से, ड्यू रिटर्न से जिनकी तारीख आ चुकी है, वो सब आपके फाइल हो जाने चाहिए। सर आप ऑप्शन कब एक्सरसाइज कर सकते हो? बहुत बढ़िया, ऑप्शन एक्सरसाइज करने का भी सेम टाइम है, विड्रॉ करने का भी सेम टाइम है, 2 महीने पहले 1 महीने बाद में। वापस से 2 महीने पहले 1 महीने बाद में। सर ये क्या 2 महीने पहले 1 महीने बाद में? जैसे अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून अब 2 महीने पहले आ जा। मार्च फरवरी 1 फरवरी 1 महीने बाद आ जा, मतलब अप्रैल को खत्म कर। तो 1 फरवरी से 30 अप्रैल, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा। जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2 महीने पहले आ जा, 1 मई, इसमें 3 महीने जोड़ दे, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 2 महीने पहले आ जा, 2 महीने पहले आएगा तो सितंबर अगस्त, 1 अगस्त, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा। अब जनवरी फरवरी मार्च, तो 2 महीने पहले आ जा, दिसंबर और नवंबर, 1 नवंबर, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा। ठीक है, अब क्यूआरएमपी में सर समझ में आ गया कि रिटर्न क्वार्टरली, पेमेंट मंथली, पर सर पेमेंट करे कैसे जब रिटर्न ही क्वार्टरली जा रहा है? तो लॉ मेकर बोलता है थामा थामा थामा, लॉ मेकर बोलता है हम इसमें 2 मेथड आपको देंगे, एक तो फिक्स सम मेथड और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड। बहुत ही टाइम पास मेथड, पर मैं क्या बताऊं, मेरे कुछ क्लाइंट्स है क्यूआरएमपी में, वो बोलते हैं सर ये क्या आप हर महीने रिटर्न जितनी डिटेल तो मांग ही लेते हो, थोड़ा सा टाइम पास बच गया। क्यूआरएमपी मैं बताऊंगा भी सही किसके लिए अच्छी है और किसको लेनी चाहिए। अब फिक्स सम मेथड ऐसा बोलता है कि आप एक काम करो, प्रीसीडिंग क्वार्टर या प्रीसीडिंग मंथ को बेस बना। अगर आपका प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड क्वार्टर था, तो भैया अप्रैल में आप 35% ऑफ कैश दे दो ऑफ जीएसटी पेड इन प्रीसीडिंग क्वार्टर। सपोज करो प्रीसीडिंग क्वार्टर में 100 रुपए आपका जीएसटी पे हुआ, तो 35 रुपए अप्रैल में दो। सर ये 35 कैसे आया भाई? अप्रैल में जून, तो 100 को 3 से डिवाइड करेगा तो 33.33 आएगा। अब ऑन एन एवरेज इन्होंने 33.33 नहीं बोला, इन्होंने अपर राउंडिंग ऑफ करके कितना बोल दिया? 35 बोल दिया। तो अप्रैल में 35% ऑफ कैश, मई में भी 35%, पर अब जून में तुम एक्चुअल बेसिस पे कर देना, क्योंकि जून में तो अब तुम्हारा रिटर्न के हिसाब से लाइबिलिटी तुम असेस करोगे। प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड वाज अ मंथ, अगर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड मंथ है तो भाई 100% ऑफ जीएसटी पेड इन प्रीसीडिंग मंथ, डन क्लास। क्योंकि अब तो मंथ है ना, तो जितना भी जीएसटी पे करा उसका 100% इन प्रीसीडिंग मंथ। सेल्फ असेसमेंट मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड में जो एक्चुअल बेसिस पे रफ में वर्किंग करो और रफ में आप पेमेंट करो। सेल्फ असेसमेंट जो आपका एक्चुअल निकल रहा है वो, बस रिटर्न फाइल मत करना, वर्किंग करना, रिटर्न फाइल मत करना। वाह सर वाह। अच्छा ड्यू डेट क्या है? 25 मई, 25 जून, 25 जुलाई, ये पेमेंट की ड्यू डेट है, ध्यान रखना। अगले महीने की 25 तारीख। सर कोई टैक्स आपको डिपॉजिट नहीं करना है अगर आपका टैक्स लायबिलिटी निल है, या अगर आपके ई कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर ई कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है, यू नीड नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। ये अच्छा करा है इन्होंने। आगे सर इंटरेस्ट लग जाएगा 18% इफ देयर इज अ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये इंटरेस्ट मैं बताऊंगा ये कैसे क्या लगेगा, 2 मिनट रुक जाओ। अब दिक्कत ये आ गई कि रेसिपेंट को बेचारे को क्रेडिट कैसे मिलेगा? आपने तो बोल दिया क्वार्टरली रिटर्न, तो इसमें इन्होंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, और जो कि एक नई प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला? इन्होंने बोला अपन एक काम करते हैं, आप है ना जो B2B ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जैसा 1 और 1A होता है वैसा ही है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसमें आप सारे B2B ट्रांजैक्शंस अपलोड कर दो। इसमें भी इन्होंने लिमिट लगा दी है, B2B ट्रांजैक्शन अप टू 50 लाख पर मंथ, मतलब 50 लाख से ज्यादा हुआ तो अब हम कौन से रेसिपिएंट को ढूंढने, किसको नहीं ढूंढने? भाई बात तो सही है ना, 50 लाख से ज्यादा अगर इनवॉइस है मतलब फिर टर्नओवर भी 5 करोड़ से ज्यादा होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिमिट लगा दी है कि अपलोड इनवॉइस अप टू 50 लाख पर मंथ, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। सर ये कब तक स्कीम है? 2 महीने ऑफ क्वार्टर, क्योंकि 2 महीने के बाद तो आप नॉर्मल अपना GSTR 1 रिटर्न लगाओगे ना 2 महीने के बाद,
तो थर्ड मंथ अपलोड क्वार्टरली रिटर्न। अच्छा, जब आप क्वार्टरली रिटर्न अपलोड करोगे तो उसमें सर वापस से ये दिखाना है क्या? नहीं, अब उसमें आपने 2 महीने की डिटेल तो B2B IFF में दिखाई दी है, तो अब क्वार्टरली रिटर्न में क्या जाएगा? आखिरी महीने की B2B डिटेल और सारे महीनों की B2C डिटेल, क्योंकि B2C डिटेल तो IFF में बताई नहीं है। डन सर, ये ऑलरेडी बता दिया। आखिरकार QRMP किसके लिए बेनिफिशियल है? जिसके B2C ट्रांजैक्शन ज्यादा है। तो जिसके B2C ट्रांजैक्शन से B2B बहुत कम है, नॉर्मल बहुत सारी शॉप्स रहती है जिनके B2B ट्रांजैक्शन नहीं रहते हैं। रिटेलर को ले लो, तो रिटेलर भाई के लिए हमारी QRMP स्कीम बेस्ट है, ठीक है। बाकी होलसेलर और इनके लिए तो ये QRMP बनी ही नहीं है, क्योंकि उनके B2B ट्रांजैक्शन ही बहुत सारे होते हैं। अब सर ये QRMP पूरी खत्म हो गई क्या? QRMP पूरी खत्म हो गई। मैं आपको एक बार पूरा एक्सटेंट बता देता हूं QRMP का। ये देखो, ये सेक्शन 39 का रिटर्न, ये रहा सेक्शन 39, और सेक्शन 39 का GSTR 3B ये हमने पढ़ लिया। अब हाँ, ये QRMP के लिए GSTR 3B की रिटर्न भी अलग है। देखो, पेमेंट की तारीख तो 25 है, वो तो अलग याद रखनी है। GSTR 1 की तारीख 13 तारीख है, वो अलग याद रखनी है। और यहाँ पे अब इन्होंने 3B की रिटर्न की तारीख भी अलग बताई है कि भाई 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, मतलब अप्रैल मई जून का 24 जुलाई। कौन कौन सी स्टेट के लिए? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। बाकी जगह के लिए 22 ऑफ द मंथ। बाप रे बाप, कितनी तारीखें हो गई? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलॉर्ड कब होगा इंसाफ? हाँ, बस ऐसा ही हो रहा है भाई, यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं हो रहा। फिर सर नील GSTR 3B, सर ये हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आपको GSTR 3B तो भरना ही है, चाहे आपका कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो, नील रिटर्न भी जाएगा, और मैक्सिमम 3 इयर्स जैसा GSTR 1 में पड़ा। ये रेक्टिफिकेशन हो गया। अच्छा, ये 3B की डिटेल्स है, इसको आपको क्या ये पढ़ने जैसा नहीं है, फिर भी एक बार घर पे आप इसको रीडिंग मार लेना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। QRMP, अब मैं आपको बताता हूं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। 5 करोड़ वाली बातें पढ़ ली। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, QRMP पूरे GST में एक ऐसी स्कीम है जो GSTN वाइज है। देख बेटा, कंपोजिशन तो कैसी होती थी, एक जगह से बाहर तो हर जगह से बाहर। सपोज कर मैंने MP में भी कंपोजिशन है, महाराष्ट्र में भी कंपोजिशन है। अब मैं अगर महाराष्ट्र से बाहर हो गया तो ऑटोमेटिकली MP से भी बाहर हो जाऊंगा, बट QRMP ऐसी नहीं है। अगर मैंने MP में QRMP लेके रखी है और महाराष्ट्र में QRMP लेके रखी है, अगर मैं MP से बाहर हो गया तो महाराष्ट्र में चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब जो QRMP स्कीम है ना, वो GSTN वाइज चलती है। MP की अलग, महाराष्ट्र की अलग, UP के अलग, आप ऐसे ही चलाओगे। कौन सी स्कीम? QRMP स्कीम। तो QRMP इज GSTN वाइज, तो देयरफॉर डिफरेंट GSTN ऑन सेम पेन have the option to avail the QRMP for one or more GSTN। ठीक है, डन क्लास, बहुत बढ़िया। सर ये अपडेट विंडो की बातें हो चुकी है, वैलिडिटी क्या है QRMP की उसकी बात हो चुकी है। सर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की बात ऑलरेडी हो चुकी है कि आउटवर्ड सप्लाई की कौन कौन सी डिटेल हमारा QRMP स्कीम में जाती है। IFF की बात हो चुकी है, 50 लाख मंथ। अच्छा, ये B2C की बात हो गई है, IFF की बात हो गई है। अब सुनो ध्यान से, IFF अब दिखेगा कैसे क्रेडिट, अब आपको समझ में आएगा। अब 2B में कैसे दिखेगा? अब दिख जाएगा ना, जो IFF में दिखाएंगे वो 14 तारीख को दिख जाएगा 2B में। जैसे अप्रैल महीने का मैंने IFF में दिखाया, तो वो फिर 14 तारीख को अकॉर्डिंगली 14 मई को दिख जाएगा। मई का दिखाया वो भी दिख जाएगा, बट फिर अप्रैल में जून का रिटर्न जाएगा, तो अब जून का जब रिटर्न जाएगा उसके बाद 2B में दिखेगा। आया आपको समझ में? डन, बहुत बढ़िया। सर ये पेमेंट प्रोसेस, ये वाली बात भी हो गई, पेमेंट वाली, सेल्फ असेसमेंट मेथड वाली भी बात हो गई। हाँ, इंटरेस्ट की बात, एक बार ये एग्जांपल देखो। सपोज करो अप्रैल से जून में हमारा 10 रुपए का पेमेंट था, ई कैश लेजर में 3 रुपए पड़ा हुआ है, 35%, 10 का 35% कितना हुआ? 3.5, 3.5 में से 3 चले गए, कितना पे करना है? 0.5। अच्छा, कौन सा चालान है? PMT 06। यहाँ पे भी 10 का 35%, 3.5, 3.5 में से 3 चले गए, कितना पे करना है? 0.5। फिर 10 का 35% -3, 0.5। फिर 1 का 35% -0, तो यह आएगा 0.35। मुद्दे की बात यह है
35% कर देना और जितना बैलेंस पड़ा है वो माइनस कर देना। सर सफिशिएंट बैलेंस पड़ा है तो कोई भरने की जरूरत नहीं है। सर अगर मंथली बेसिस है तो भाई अगर मंथली है तो यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना, 10 कोई 35% नहीं, 10 - 3 7, 10 - 3 7, 10 - 3 7 और 1 - 0 1। ठीक है, फिर ये इंटरेस्ट की बातें हो गई। हाँ ये सब हटाओ, ऑटोमेटिकली माइग्रेशन हो जाएगा QRMP में, ये कुछ ध्यान नहीं रखना आपको। हाँ इंटरेस्ट की बात तो हो गई, पर मुझे आपको एक इंटरेस्ट का मॉड्यूल का एक क्वेश्चन कराना है, क्योंकि अगर QRMP में इंटरेस्ट का मॉड्यूल का एक क्वेश्चन हो जाएगा ना तो फिर आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो 4 गुना और बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो राजा तो लाइक जरूर करा करो और कमेंट जरूर करा करो। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ, देखो यूट्यूब से कोई ऐसी अर्निंग तो खास होती नहीं है, ठीक है, यूट्यूब वाले ही बहुत बड़े वाले हैं, बट आपका जो कमेंट है ना वही हमारा प्यार है। जो आप कमेंट करते हो ना उससे हमको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमको लगता है कि यार सारा दिन आपको पढ़ाते ही रहे, बस पढ़ाते ही रहे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप कमेंट करते हो, बट आप कमेंट नहीं करते हो ना तो फिर इधर थोड़ा डीमोटिवेशन सा लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कमेंट, उसमें आपके कितने टाइम जाएंगे, 1 मिनट चला जाएगा, मुश्किल से 1 मिनट, पर आपके कमेंट से किसी का दिन बन जाएगा। ठीक है, तो जस्ट कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तुमसे मिले तो फिर हम कहीं सी होने लगी है जिस्म। अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर QRMP paid a total amount of 100 in cash as a tax liability in previous quarter of October to December. ठीक है, he has opted to pay the tax under fixed sum method। तो भाई साहब ने fixed sum method में पे करने को बोला, तो भाई 100 रुपए, तो ये फिक्स सम में 35 रुपए पे करेगा। 35 रुपए 25 फरवरी को, 35 रुपए 25 मार्च को वाया GST PMT 06। ठीक है सर, इन हिज रिटर्न फॉर द क्वार्टर। अब बाद में जब एक्चुअल कैलकुलेशन हुआ तो रियलाइज हुआ कि जनवरी में तो 40 का पेमेंट था, फरवरी में 42, मतलब आपने तो कम पेमेंट करा। क्या इंटरेस्ट लगेगा? राजा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूं कि मुझे ऑलरेडी पता हो कि इतना क्या पेमेंट होगा। तो लॉ मेकर को भी समझना पड़ता है ऐसी चीजें। लॉ मेकर ने बोला ठीक है, आपने 100 का 35 पे करा, कोई इंटरेस्ट नहीं। 35 से कम पे करते तो हम इंटरेस्ट की बात करते। ठीक है, तो सर ये 5 और 7 पे कोई इंटरेस्ट की बातें नहीं होगी। डन क्लास। दूसरा एग्जांपल, अब देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर QRMP हैज पेड अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹100 इन कैश एज अ टैक्स लायबिलिटी इन अक्टूबर टू दिसंबर। तो राजा अक्टूबर से दिसंबर में इसने 100 रुपए पे करे और इसने अब फिक्स सम मेथड ऑप्ट करा, तो 35 रुपए 25 फरवरी को पे करे और 25 मार्च को भी 35 रुपए पे करे। अब इसको मालूम पड़ा जब इसका फाइनल रिटर्न था तो उसका जो पेमेंट आ रहा था वो था 125, बट हवले ने रिटर्न लेट फाइल करा। भाई 22 या 24 को QRMP में रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए था, इसने तो 30 तारीख को करा, मतलब लेट हो गया। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो टोटल लगेगा ही लगेगा। तो 125 में से 70 आपने दे दिया, मतलब जो 55 रुपीज है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सर कब से लगेगा? तो 22 या 24 एज द केस में भी, उस तारीख से लेकर जब तक आपने भरा, डेट इज 30 अप्रैल, ये 8 दिन या 6 दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमने QRMP स्कीम का इंटरेस्ट भी खत्म कर लिया। अच्छा ये ध्यान रखना भाई, कहां कहां पे 24 तारीख है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ 24 तारीख है और इनको छोड़ के 22 तारीख है। फिर सर इंटरेस्ट की बातें हमने आपको एग्जाम्पल से बता दी, तो अब ये क्या ही करोगे आप पढ़ के। ठीक है, रूल 88C हो गया था, रूल 88D भी हो गया था, 2A 2B भी हो गया था। सर ये 6A और 4A क्या होता है? बहुत ही टाइम पास। जो ISG इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इंफॉर्मेशन फर्निश करता है वो जो ब्रांच ऑफिसर्स हैं उन्हें किसमें दिखती है राजा? 6A में। और कंपोजिशन वाले को जो ITC है वो दिखता है 4A में। सर कंपोजिशन वाला ITC का क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, बस ITC को देख के मुस्कुराएगा क्योंकि उसको ITC नहीं मिलता। ऐसा नहीं है राजा, जब कंपोजिशन वाला नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट होगा ना तो फिर उसको करस्पॉन्डिंगली इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा ना, तभी वो ITC कहाँ पे देख सकता है? GSTR 4A में। आगे आ जाओ। सर कंपोजिशन वालों के लिए 2 रिटर्न है, एक तो फॉर्म, स्पेसिफिकली रिटर्न तो एक ही है, और एक स्टेटमेंट है। रिटर्न है आपका फॉर्म GSTR 4 और
जो क्वार्टरली पेमेंट करना है वो करना है जीएसटी सीएमपी 08 में। अब ये जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न है, क्या क्या डिटेल्स फर्निश करनी है, एक तो इनवॉइस, वॉइस, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई कंसोलिडेटेड डिटेल। वहां पे तो क्या ही आपका तो वैसे ही कंपोजिशन है, रेट फिक्स है, तो आप आउटवर्ड सप्लाई की कंसोलिडेटेड डिटेल भी दे दो। सर इंट्रा और इंटर दोनों, अब यही डाउट ना मेरे को दुखता है, मतलब भाई कंपोजिशन वाला इंटर स्टेट सप्लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी ईयरली, डेट याद रखना 30th डे ऑफ जून फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मतलब 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फिर जीएसटी सीएमपी 08, अब ये हर क्वार्टर आपको पेमेंट करना है, इसकी डेट है 18th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, जैसे अप्रैल मई जून का 18 जुलाई, ठीक है। सर क्या निल भी फाइल करना है? हाँ भाई, निल जीएसटी सीएमपी 08 इज ऑल्सो मैंडेटरी टू बी फाइल्ड, भले यहाँ पे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ना हो। फिर सर फॉर्म जीएसटीआर 5 एनआरटीपी के लिए, एनआरटीपी के लिए आपको जीएसटीआर 5 भरना है, इसमें भी वही इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, फ्रीक्वेंसी मंथली। अब 2 मिनट ध्यान रखना, इसमें 2 तारीख देते हैं ड्यू डेट की। एक तो राजा सपोज करो अप्रैल का महीना, तो अप्रैल के महीने में 13 मई ले लो, और दूसरा आपका जो एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन है अगर वो 1 मई को खत्म हो रहा है, एनआरटीपी के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 1 मई, तो इसमें 7 दिन और जोड़ दो, तो 1 मई में 7 दिन और जोड़ दिए तो कितना आ गया 8 मई। तो 13 मई और 8 मई दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर कौन सा है भैया? 8 मई हमारा अर्लियर है, तो भाई 8 मई को हमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आया समझ में? बहुत सिंपल। फिर सर एनआरटीपी को कोई एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। फिर आईएसडी का रिटर्न है फॉर्म जीएसटीआर 6 में। तब आईएसडी में क्या क्या जाएगा? सर ये कितना आईटीसी रिसीव हुआ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कितना आईटीसी बांटा गया, डेबिट क्रेडिट नोट कितने मिले, फ्रीक्वेंसी इसकी मंथली है, और डेट याद रखना 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ। चलो सुनो ध्यान से भाई, अगला जो रिटर्न है वो है फॉर्म जीएसटीआर 7 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये जीएसटीआर 7 क्या है भैया? आपको मालूम है कि अगर रेसिपेंट एक स्पेसिफाइड कैटेगरी का है, जो हमने टीडीएस चैप्टर में देखा था, अगर इनवॉइस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो जब जब आप पेमेंट करोगे आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी, ठीक है। अब सर क्या है ना, यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट सिंपल ये बोलता है कि अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में देयर इज नो टीडीएस डिडक्शन, क्या तो भी रिटर्न फाइल करना है? इवन इफ देयर इज नो टीडीएस डिडक्शन देन ऑल्सो यू हैव टू फाइल रिटर्न, ठीक है। तो अमेंडमेंट बहुत ही शानदार है कि सर टीडीएस का रिटर्न है वो तो आपको मैंडेटरी फाइल करना ही इवन इफ देयर इज नो डिडक्शन। और ये टीडीएस का रिटर्न कब फाइल करते हैं? सर जनरली तो अब तो हर केस में ही फाइल करना है, बट आपका अगर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा रहता है तो टीडीएस डिडक्ट करते हैं। बट अब इस अमेंडमेंट के बाद इवन इफ देयर इज नो डिडक्शन, और अगर आपके पास जीएसटी है एज ए टीडीएस डिडक्टर, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे निल रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है वो अब टीडीएस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सर एक सर्टिफिकेट रहता है 7A, वो डिडक्टर डिडक्टी को इशू करता है। बस इतनी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी। रिटर्न होता है भाई फर्स्ट रिटर्न, जैसे पहला पहला प्यार होता है वैसे पहला पहला रिटर्न होता है। अब ये फर्स्ट रिटर्न का कॉन्सेप्ट ऐसा कोई नया रिटर्न नहीं है, जो आपका जीएसटीआर 1 और 3 भी जाता है ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद, उसी को फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं। तो ये फर्स्ट रिटर्न अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जीएसटीआर 10 में, तो जो नॉर्मल आपका रिटर्न जाता है ना वही फर्स्ट रिटर्न है। अब सर ये कब से जाएगा? तो डेट ऑन विच यू बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड, क्योंकि जिस दिन आप लाइबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो गया था। उस दिन से लेकर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, इस दौरान आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो सारे ट्रांजैक्शंस आपको शो करने पड़ेंगे। फिर राजा जीएसटीआर 8 टीसीएस वालों के लिए रिटर्न होता है। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, ड्यू डेट क्या है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। डन, आगे आ जाओ। जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में जीएसटीआर 10 का जिक्र हो ही रहा है। जीएसटीआर 10 याद रखना, ये लास्ट रिटर्न होता है जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये फाइल करना पड़ता है। अब सर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की क्या डेट मानी जाती है? तो जिस दिन आपने अप्लाई करा या जिस दिन ऑर्डर आया, दोनों में से विच एवर इज लेटर, इसमें 3 महीने जोड़ देना, और 3 महीने में आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है? जीएसटीआर 10 रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद एनुअल रिटर्न और एनुअल स्टेटमेंट। सर ये एनुअल रिटर्न किसको भरना है? तो एनुअल रिटर्न इज टू बी फर्निश्ड बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग
सीटीपी, आईएसडी, एनआरटीपी, टीडीएस, सीसीएस वालों को एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जीएसटीआर 9, कंपोजिशन के लिए जीएसटीआर 9A और ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जीएसटीआर 9B। सर कब तक एनुअल रिटर्न जाना चाहिए? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फिर एक और स्टेटमेंट है, दैट इज सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ड्रेको बोलते हैं इसको। इसमें आपको रिकंसाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 1 का डेटा जीएसटीआर 3B के साथ, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, जैसे आईटीसी जो आपको 2B में दिख रही है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करो, ऐसे करके आपको एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। क्या सर सबको बनाना पड़ता है? नहीं राजा, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसी केस में आपको बनाना पड़ेगा जीएसटीआर 9C। ठीक है, फॉर्म है 9C। सीटीपी, आईएसडी, एनआरटीपी, टीडीएस, सीसीएस वालों को करने की जरूरत नहीं है। आगे सर ये 9C कब तक भर सकते हैं और 9B? तो आप भरना तो 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, पर मैक्सिमम टाइम लिमिट है 3 इयर्स और ये भी कमिश्नर साहब एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आ जाओ जीएसटीआर 11 पे। जीएसटीआर 11 बोलता है डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ पर्सन्स हैविंग यूआईएन, तो जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अब ये यूआईएन नंबर एम्बेसी कंसोलेट्स के पास रहता है जो स्पेसिफिकली रिफंड पर्पस के लिए अलोकेट करा जाता है, क्योंकि ये यूआईएन वालों की जो भी सर्विसेज रहती है वो तो एग्जेम्प्ट रहती है, पर जो इनको सर्विसेज मिलती है वो टैक्सेबल रहती है, तो इनके पास वो आईटीसी क्यूमुलेट हो जाता है। अब जो आईटीसी क्यूमुलेट हो गया उसका ये क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ऐसा नहीं राजा, हवन करेंगे, ये आईटीसी का रिफंड लेंगे, उसके लिए इनको नंबर चाहिए। तो हमने बोला भाई आप जीएसटी नंबर छोड़ो, आप एक स्पेशल नंबर ले लो, डेट इज यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बोलो डन। उसके बाद जीएसटीआर 5 है, ये 5 है ओएडार वालों के लिए। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स पढ़ाया था ना शुरू में क्लास में, तो ओएडार वालों के लिए एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों के लिए। तो ये 2 जने जीएसटीआर 5A का रिटर्न फाइल करेंगे, एक तो ओएडार वाला और एक ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला। तो देखो 5A कौन फाइल करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू प्लेस इन इंडिया, और ओएडार फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनटीओआर। एनटीओआर बोले तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ये जो बच्चे लोग हैं, बिजनेस एंटिटी नहीं है, उसको बोला जाता है एनटीओआर। सर ड्यू डेट क्या है? 20th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 20 तारीख अप्रैल का 20 मई को जाएगा। फिर एक होता है इंफॉर्मेशन रिटर्न। सर ये इंफॉर्मेशन रिटर्न क्या होता है? देखो क्या है ना, लॉ मेकर बड़ा शातिर है। लॉ मेकर बोलता है अगर आप सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो हम उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेंगे जिनका आपके पास रोज आना जाना है। होता है ना, जैसे सपोज करो अभी जैसे शादी की उम्र चली रही है, तो शादी की उम्र में लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि भाई इसने कुछ पास्ट में कर्म कांड तो नहीं करे, तो इंफॉर्मेशन किससे पूछेंगे? मेरे से नहीं पूछते, मेरे दोस्तों से पूछेंगे, मेरे दूसरे लोगों से पूछेंगे। तो वैसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट भी कंसेप्ट लाए इंफॉर्मेशन रिटर्न का। जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है भाई आपके कितने सारे ट्रांजैक्शंस बैंक्स के साथ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स के साथ होते हैं, और भी ना जाने कितने पर्सन्स के साथ होते हैं, हम तो उनको बोलेंगे आप एक इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करो। तो देखो इंफॉर्मेशन रिटर्न किसको फाइल करना है राजा? टैक्सेबल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ वैट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार अंडर कंपनीज एक्ट 2013, मोटर व्हीकल की अथॉरिटी, कलेक्टर साहब, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर, जीएसटीएन जिसके पास यूआईएन नंबर है, एनी अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। अब सर ये आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न इन सबको फाइल करना है। फॉर सपोज करो बैंकिंग कंपनी को पकड़ते हैं, ठीक है। अब बैंकिंग कंपनी में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हमने बोला यार बैंकिंग कंपनी आप बिल्कुल सही ब्यौरा दोगे, सही बताओगे कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रही है, तो आप इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करो, ठीक है। सर क्या क्या मेंटेन करते हैं? रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्स, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी डिटेल ये मेंटेन करते हैं। अब सर कितने दिन में फाइल करना है, तो देखो ध्यान से सर 30 डेज के अंदर अंदर वेयर द कमिश्नर और ऑफिसर कि जो इंफॉर्मेशन रिटर्न में आपने इंफॉर्मेशन फर्निश करी वो गलत करी। हो सकता है ना बैंकिंग कंपनी के साथ आपकी सेटिंग हो और आपने बैंकिंग कंपनी को ऑलरेडी बता दिया कि भाई ऐसा कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न आएगा, मेरी इंफॉर्मेशन काट के सारी भेज देना। तो अगर आपने डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन फर्निश करी तो आपको ये डिफेक्ट सही करना पड़ेगा विद इन
30 डेज, और जैसे ही कमिश्नर का इंटीमेशन आएगा और ये 30 डेज और आगे बढ़ सकते हैं। फिर सर आपको हमने बोला इंफॉर्मेशन फर्निश करो, पर आपने इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करी तो वापस से आपके पास नोटिस आएगा और 90 डेज के अंदर अंदर आप इंफॉर्मेशन फर्निश कर देना। सर अगर नहीं करी तो क्या उखाड़ लेंगे? बहुत बढ़िया, यही तो आप सुनना चाहते थे। तो 100 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी और ₹5000 मैक्सिमम, दोनों में से विचएवर इज लोअर। 100 रुपए ईच डे और मैक्सिमम 5000। ठीक है, 100 रुपए में 50 CGST के अंदर, 50 SGST के अंदर, और 5000 में 2500 CGST के अंदर और 2500 SGST के अंदर। सर फिर अगर हमने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करा, कौन से रिटर्न की बात कर रहे हैं? सेक्शन 39 GSTR 3B का रिटर्न, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न, सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न या TCS का रिटर्न। अगर रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं करा तो एक शो कॉस्ट नोटिस आएगा कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिटर्न फाइल कर दो। अगर नहीं करा तो फिर हम आपकी लायबिलिटी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के हिसाब से निकाल देंगे। आगे सर लेट फीस, सेक्शन 47। सर लेट फीस लगती है आउटवर्ड सप्लाई, रिटर्न, फाइनल रिटर्न, TCS। अब अलग अलग लेट फीस है सर, ध्यान रखनी है क्या? देखो एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता तो नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ के भी चले जाओगे तो हो जाएगा। 200 रुपए, 100 CGST, 100 SGST, मैक्सिमम 10,000 रुपीज। GSTR 7 की 50,000। फिर ये इंपॉर्टेंट, अब ये आपको घर पे पढ़ना है, ये मैं क्या पढ़ाऊँ आपको? लेट फीस, ये खुद ही आप पढ़ो लेट फीस, इसमें मैं क्या बताऊँ आपको? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लेट फीस याद रख के चले जाना, बाकी तो फिर भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, 50 रुपए पर डे की पेनल्टी और 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है बट 20 करोड़ रुपए तक है या 20 करोड़ से कम है तो ये 50 का 100 रुपए हो जाएगा, और ये तो एज इट इज सेम ही है, 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। और अगर आप बहुत ही रईस हो, आपका टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज्यादा है तो 200 रुपए एवरी डे और 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। ठीक है, बस ये ध्यान रख लेना, बाकी तो क्या। अगला कॉन्सेप्ट है GSTP का। सर देखो क्या होता है ना, चार्टेड अकाउंटेंट्स के रेट्स बहुत ज्यादा है। शुरू में इनको लगा कि भाई GST का बाहर आ जाएगा, इतना काम आएगा GST में कि लोग थक जाएंगे। ऐसा हुआ तो नहीं था, तो इन्होंने क्या करा ना, एक कंसेप्ट निकाला GSTP का। ये सर्विस टैक्स पे भी कंसेप्ट था। GSTP क्या होता है ना, जैसे आपका BCom हो जाएगा ना, ग्रेजुएट हो जाएगा, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। नासिन करके एक साइट होती है, ये नासिन करके जो साइट होती है, इस पे MCQ का पेपर रहता है GSTP का। बड़ा सिंपल सा पेपर रहता है। CA फाइनल वाला बच्चा जिसने मेरे से क्लास करी है वो तो 2 मिनट में ये नासिन का पेपर निकाल देगा। अब ये जो GSTP है ना, ये बनने के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है, क्या क्या काम कर सकता है GSTP, और क्या क्लाइंट सर GSTP से भी काम करा सकता है? हाँ, क्लाइंट के पास ऑप्शन है, आइदर गो टू अ चार्टेड अकाउंटेंट और गो टू अ GSTP। तो सर सबसे पहले देखो कौन कौन बनेगा। हु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडियन सिटीजन, हौला नहीं होना चाहिए, दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। नॉट एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, पुराने किसी लॉ में इसका दिवाला नहीं निकलना चाहिए। नॉट हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, भाई कोई कोर्ट ने इसको सजा वजा नहीं सुनाई हो। प्लस ये लोग भी कर सकते हैं, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का रिटायर्ड ऑफिसर हैज वर्कड इन अ पोस्ट नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर, और वो भी 2 साल या 2 साल से ज्यादा काम कराओ। सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years, मतलब कम से कम 5 साल तो कराओ काम। या तो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, अब ये प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में आप लोग आ जाते हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग अ डिग्री इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग, हायर ऑडिटिंग। फिर डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, एनी डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी हैज पास्ड, आपके लिए बोल रहा है, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ ICAI, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर क्या हम बन जाएंगे? एक सड़ी से एग्जाम होती है नासिन की, वो दे देना, आप GSTP बन जाओगे। सर क्या क्या काम कर सकता है GSTP? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे सकता है, मंथली, एनुअल और फाइनल रिटर्न फाइल कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, ई-वे बिल बना सकता है, चालान बना सकता है, फिर अपील भी कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GSTP चाहे तो एज अ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट के सामने अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर हो सकता है एज अ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये 2 काम, रिफंड की एप्लीकेशन और कैंसिलेशन, ये भी GSTP कर सकता है, बट आपको रजिस्टर्ड पर्सन से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करानी पड़ेगी, उसके बाद ये काम कर सकते हो। क्या सर?
रिटर्न कौन भर सकता है जीएसटीपी? हाँ, रिटर्न तो भर सकता है, पर सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ये हमेशा याद रखना सर, जीएसटीपी को ये इंश्योर करना है कि जो भी रिटर्न में फैक्ट डाले वो ट्रू एंड करेक्ट है, पर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की रहेगी, जीएसटीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। सर जीएसटीपी को कैसे क्या एनरोल करना है? एप्लीकेशन कर दूं आप जीएसटी पोर्टल पे कि भाई ये आज से हमारा जीएसटीपी हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट हो गया तो आपका एक जीएसटीपी असाइन हो गया। और सर जीएसटीपी आप तब तक नहीं बन सकते हो जब तक नासिन करके एमसीक्यू एग्जाम होते हैं वो अगर आपने पास नहीं करे, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट क्या है सर, ये जो जीएसटीपी है ये अगर पुराने लॉ से आया है, जैसे सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर था, पुराने लॉ से आया है, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक रहेगा? 30 मंथ्स फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, अनलेस ही पास द सेड एग्जामिनेशन विद इन द 30 मंथ्स। मतलब ये ऐसा बोल रहे भाई अगर तुम पुराने लॉ में हो तो टाइम पास मत करना, आपको भी ये नासिन वाला जीएसटी का एग्जाम निकालना पड़ेगा। भाई वो सेल्स टैक्स और उधर तो यूं सर्टिफिकेट बंटते थे, जीएसटी तो थोड़ा सीरियस लॉ है, तो आप 30 महीने तक रह सकते हो, बट इस 30 महीने में ये इंश्योर कर देना कि आपके जो नासिन वाली एग्जाम है वो पास हो जाए, वरना आपका जीएसटीपी का स्टेटस हटा देंगे। डन, बस इतना ही है राजा इस चैप्टर में। इसी के साथ हमारा रिटर्न वाला चैप्टर डन डनाडन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो मुन्ना राजा और राजाओं की रानियां इधर सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।